वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, ये होगा हमारा GS 6 का पॉइंट नंबर 12। इसमें हम देखेंगे डेवलपमेंटल इंडेक्सेस ऑफ उत्तर प्रदेश इन वेरियस फील्ड्स। नीति आयोग के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स, उसमें यूपी का क्या रैंक है, किस तरीके से यूपी परफॉर्म कर रहा है और उस पर्टिकुलर फील्ड में और क्या इंप्रूवमेंट किया जाना चाहिए, ये सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। छोटा सा ये वीडियो होगा, अच्छे से वीडियो देखिए। इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको पता चलेगा कि आप पुराना रिवाइज कर रहे हैं अच्छे से या नहीं कर रहे हैं। कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा बार बार उनको रिवाइज करते रहिए। कोई भी PDF पाने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा पेड ग्रुप। अलग अलग पेड ग्रुप चल रहे हैं हमारे। GS 2023 मेंस का पेड ग्रुप कंप्लीट मटेरियल, टेस्ट सीरीज का अलग से चल रहा है जिसमें आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज, मॉडल आंसर्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है। एस्से राइटिंग का चल रहा है, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा UP PCS का पूरा इंटीग्रेटेड पेड ग्रुप जिसमें आपको कराई जा रही है शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी। 2024 के लिए होगा वो ग्रुप। तो आप बाकी की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए GS 6 पॉइंट नंबर 12 इंग्लिश मीडियम का हमारा ये वीडियो। थैंक यू सो मच। चलिए, तो अब हम GS 6 का पॉइंट नंबर 12 देख लेंगे। इसमें हम डेवलपमेंटल इंडिसेस जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं अलग अलग फील्ड्स में, वो देख लेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी डेटा ऐसा होगा जो अपडेट होगा वो आपको बिफोर हैंड बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो उत्तर प्रदेश का नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स है उसमें क्या रैंक है और क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं हम, ठीक है। नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स दिसंबर 27, 2021 को गवर्नमेंट थिंक टैंक है नीति आयोग। फुल फॉर्म जरा कमेंट करके बताइए। नीति आयोग इतना पढ़ते हैं लेकिन आधों को नहीं पता होती है स्पेलिंग, फुल फॉर्म। तो नीति आयोग की आप फुल फॉर्म जरा मुझे कमेंट करके बताइए सबसे पहले। तो नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स रिलीज हुआ, उसमें आपका 4th एडिशन था हेल्थ इंडेक्स का 2019-20 के लिए, और स्टेट्स को रैंक दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस। इसमें उत्तर प्रदेश जो है वो बॉटम पे आया इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस अमंग लार्ज स्टेट्स, और केरला वाज एट टॉप। रिपोर्ट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, बिग स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो मिजोरम को मिला बेस्ट परफॉर्मर और नागालैंड को मिला रैंक बॉटम से इन स्मॉल स्टेट्स, और चंडीगढ़ जो था इट वाज अमंग टॉप इन यूटीज, फॉलोड बाय दादरा एंड नगर हवेली एट नंबर 2 एंड दिल्ली एट नंबर 3। उत्तर प्रदेश का रैंक इट वाज लास्ट अमंग 19 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस अमंग लार्ज स्टेट्स। मतलब जो लार्ज स्टेट्स की सारी ग्रुपिंग की गई उसमें उत्तर प्रदेश का जो रैंक था वो लास्ट आया, ठीक है। तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है ये मेरे हिसाब से। चलिए, स्कोर था 30.57, और इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो उत्तर प्रदेश टॉप्ड द लिस्ट बाय रजिस्टरिंग द हाईएस्ट इंक्रीमेंटल चेंज फ्रॉम द बेस ईयर 2018-19 बेस ईयर था टू द रेफरेंस ईयर 2019-20। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि, लेकिन आपको ओवरऑल रैंक पता होना चाहिए। टर्म्स ऑफ ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस जो बड़े स्टेट्स का है, केरला का रैंक आया था फर्स्ट विद अ स्कोर ऑफ 82.20, फॉलोड बाय तमिलनाडु with a score of 72.42 और तेलंगाना with a score of 69.96। तो इसका मतलब जो साउथ की स्टेट्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस। सो नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स जो है वो कैसे स्कोर निकालता है, इट्स बेसिकली अ weighted composite score that consists of 24 indicators covering key aspects of health performance। और अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द इंडेक्स 3 कैटेगरीज में ये क्लासिफाइड होता है, विच आर हेल्थ आउटकम, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपका गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही में है, और की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। तो ये तीनों ध्यान रखना। हेल्थ आउटकम्स में क्या क्या आता है, आपका नियोनेटल मोर्टालिटी क्या होती है, मटर्नल मोर्टालिटी, इन्फेंट मोर्टालिटी क्या है, सेक्स रेशियो एट बर्थ क्या है,
और इंपॉर्टेंट इनपुट्स और प्रोसेसेस में होता है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कैसे हैं, क्या फंक्शनल फैसिलिटीज हैं, कैसी रिकमेंडेशंस दी जा रही हैं। हेल्थ सेक्टर भूल तो नहीं गए, GS5 में पढ़ा था ये सारा कुछ। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कितनी हो रही हैं, मतलब हॉस्पिटल में कैपेसिटी क्या है हेल्थ वर्कर्स की जो एम्प्लॉयड है हॉस्पिटल में। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप में इतने हेल्थ वर्कर्स एम्प्लॉयड है तो उससे काम बन गया, नहीं, उनकी कैपेसिटी कितनी है, क्या वो कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर सकते, कितने वो एजुकेटेड हैं, कितने वो लिटरेट हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है हॉस्पिटल्स का। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखी गई और इसमें क्या किसका रैंक आया ये अभी आपने देख ही लिया है। ठीक है, क्लियर होंगी इतनी चीजें। अब हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें या फिर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की हम बात करें तो अच्छा, आपको अच्छे से पता है इंडिया का हेल्थ सेक्टर जो है, जिन्हें नहीं पता है मैं एक बारी और बता देती हूँ। वैसे पुराने लेक्चर्स में मैं ये चीज कवर करा चुकी हूँ, स्टिल आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, मतलब ये हेल्थ है पूरा इंडिया का, तो ये एक्चुअली डिवाइडेड है कितने पार्ट्स में। एक तो आप पहला पार्ट देखेंगे पब्लिक हेल्थ सेक्टर PHC, दूसरा है आपका प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, और तीसरा है आपका इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसमें आपका आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, जो आयुष वाला है वो लिख लेते हैं, इंडिजीनियस है ना, जो हमारा नेटिव है। और चौथा आपका आता है वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज। एक तो आपको मोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि एक्चुअली डिवाइडेड कैसे है। अब आपका जो PHC है इसमें क्या क्या आता है, इसमें हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं आपके, इसमें SCs होते हैं, PSCs कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, फिर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं ऐसे। फिर आपका बाकी की एजेंसीज भी आती हैं इसके अंदर, एम्प्लॉयड लोग आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और फिर अदर एजेंसीज में डिफेंस सर्विसेज आती हैं, रेलवेज आता है। और प्राइवेट सेक्टर में क्या आता है आपका, प्राइवेट सेक्टर में जनरल प्रैक्टिशनर्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं प्राइवेट, ये सब। इंडिजिनियस में मैंने आपको बता दिया, मतलब ये ओवरऑल बता रही हूँ मैं आपको, ये पूरा स्ट्रक्चर है इंडिया का हेल्थ स्ट्रक्चर, जो किस हिसाब से इंडिया में हेल्थ डिवाइडेड है ये देखा हमने। अच्छा, स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा ये होना चाहिए जो हमारा पब्लिक, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात नहीं हो रही, पब्लिक हेल्थ सेक्टर है ये, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो ये होना चाहिए। असल में ये बहुत वीक है, इस वजह से ही प्रॉब्लम आती है सारी। इस पे इनएडिक्वेट ध्यान दिया जाता है, जो आयुष है आजकल अब बहुत ध्यान दिया जा रहा है, महंगा भी है काफी है। तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है उत्तर प्रदेश में, अगर हम वो देखें, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन नहीं होता, रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो रिकॉर्ड नहीं होता, जब रिकॉर्ड नहीं होता तो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता प्रायोरिटी एरियाज का, जब आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता तो चीजें जो है वहां तक पहुंच नहीं पाती। फिर आपका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज नहीं है इतनी, भाई आज भी बच्चे घर पे पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज नहीं हो रही, तो वो क्या होता है, वो बच्चे की हेल्थ पे, मदर की हेल्थ पे बहुत असर डालती हैं ये चीजें। लैक ऑफ इंप्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो, कितना है सेक्स रेशियो यूपी का, सब करा चुकी हूं मैं, तुरंत आंसर निकलने चाहिए इसके। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है, बेड्स नहीं मिलते। अभी भी दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल्स भी अगर देखो, छोड़ो यूपी को, एम्स, ये आपका सफदरजंग, RML और ये सब हो गए, इनमें वेटिंग चलती है पता नहीं 2-2, 3-3 महीने की। किसी का नंबर आ भी जाता है मान लो ऑपरेशन का, तो उसमें भी 1.5, 2 महीने की वेटिंग चलती है। तो यूपी का क्या हाल होगा सोचो। स्किल्ड हेल्थ वर्कर्स नहीं है, फिर डेटा नहीं है न्यूबॉर्न बर्थ रेट से रिलेटेड, डेथ रेट से रिलेटेड डेटा नहीं है, मटर्नल मोर्टेलिटी इंप्रूवमेंट नहीं है सेक्स रेशियो में। ये जो सारी चीजें हैं इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। और जो कॉन्क्रीट पॉइंट्स आप लिख सकते हो वो ये लिख सकते हो कि बजट स्पेंडिंग लो है। कितना इस बार का यूपी बजट है हेल्थ के लिए, जरा कमेंट करके मुझे बताइए आप। डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, अर्बन एरियाज जो है हेल्थ केयर सिस्टम अर्बन एरियाज में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, रूरल एरियाज पे ध्यान ही नहीं देता कोई। फिर आप एक लिख सकते हैं R&D की बहुत कमी है, मेडिकल रिसर्च ही नहीं है उतना जितना होना चाहिए। फिर डॉक्टर पेशेंट रेशियो बहुत कम है। देन लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी है, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा चल रहा है क्योंकि इधर उधर, ये सारी प्रॉब्लम्स है। WHO क्या कहता है कितना होना चाहिए, WHO के हिसाब से आप जानते हैं नॉर्म क्या है, एक डॉक्टर होना चाहिए 1 डॉक्टर फॉर 1000 पीपल, ये है WHO का रेशियो। ऐसा है थोड़ी पर, ठीक है। तो अब मेजर्स क्या हो सकते हैं फॉर इंप्रूवमेंट। आप सबसे पहले तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कीजिए, हर जगह हम यही पढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सॉलिड होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी काम अच्छा हो पाएगा। देन यू हैव टू ओवरकम द लैक ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट का जो प्रॉब्लम चल रहा है, टेक्नोलॉजी मॉडर्न होनी चाहिए, शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, सेंटर को हेल्प करना चाहिए स्टेट्स को। फिर आप ज्यादा नंबर ऑफ स्किल्ड हेल्थ वर्कर्स को रिक्रूट करो।
और अवेयरनेस फैलाइए आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए अमंग पब्लिक एट लार्ज, उसको अफोर्डेबल बनाइए। क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू द पब्लिक। हेल्थ डेटा शुड बी प्रेजेंटेड रेगुलरली इन अ ल्यूसिड मैनर, पता तो चले सारी चीजें। देन डिजिटल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बर्थ डेथ का, मैटरनल मोर्टालिटी का, इन्फेंट मोर्टालिटी का। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट होनी चाहिए हर हाल में, ठीक है। अच्छा, क्या कर रही है अब यूपी गवर्नमेंट इस सबसे रिलेटेड, ये भी तो पता होना चाहिए हमें। तो इंप्रूवमेंट्स क्या किए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने? एक तो आयुष्मान भारत हेल्थ फैसिलिटीज को पब्लिक किया गया। आयुष्मान भारत स्कीम चल रही है नहीं चल रही है जानते हैं आप लोग, जो 2 pronged अप्रोच की बात करता है कि हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स को आप हेल्थ केयर तक लाइए, घर के नजदीक तक, ठीक है। एक तो ये वाली बहुत अच्छी चीज है। फिर आप आशा वर्कर्स का ज्यादा से ज्यादा अपॉइंटमेंट करो, है ना, काफी अच्छा काम किया आशा वर्कर्स ने। हेल्थ कार्ड्स जो हैं आयुष्मान भारत के अंडर वो अवेलेबल कराए जाएं पुअर पीपल को। सारे प्रोविजंस जो हैं मटर्नल और चाइल्ड न्यूट्रिशन से रिलेटेड दे हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन दी मटर्नल हेल्थ सिक्योरिटी। पॉलिसीज नेशनल हेल्थ मिशन की दे हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। कंट्री स्टेट का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर सर्विसेज के लिए अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होना चाहिए, आप ये वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो, है ना। और आयुष मिशन पे ध्यान देना चाहिए, जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हैं वो कहीं लुप्त ना हो जाएं, ऐसे आप लिख सकते हो। मतलब आप फोकस करिए ऑन ऑल द 3 लेवल्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर। हेल्थ केयर को एज अ पब्लिक गुड देखा जाए, हेल्थ केयर एज पब्लिक गुड, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। और आप जानते हैं पेंडेमिक के एक्सपीरियंस से इंडिया को अच्छे से एक्सपीरियंस लेना चाहिए और हेल्थ को, पब्लिक हेल्थ को सेंट्रल फोकस पे लाना चाहिए। और डी क्लटर पॉलिसी, डायलॉग और क्लैरिटी होनी चाहिए नॉमेनक्लेचर्स में। एंड द स्टेट शुड मूव बियॉन्ड द डॉक्टर लेड सिस्टम एंड पैरामेडिकलाइज सेवरल फंक्शंस एंड वी शुड फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये सारी चीजें लिखिए आप। और वी शुड फोकस ऑन प्रिवेंटिव केयर, प्रिवेंटिव केयर पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ तो बीमारी पता चलने के बाद नहीं दुनिया ट्रीटमेंट कराना चाहती है, और यहाँ आप बात करें प्रिवेंटिव केयर पे, तो उसी से बेटर हेल्थ आउटकम्स होंगे, उसी से बेटर रिपोर्ट्स नजर आएंगी। आपका जो डेटा है वो जो ये है ना, आपके जितने इंडेक्सेस हैं इन पे बेटर कैसे दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा अगर आप इन सारी चीजों पे अच्छे से काम कर रहे हैं तो, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है लिखना, ये सारी चीजें लिखिए आप कि कोई प्रिवेंटिव केयर तो है नहीं। देन मेडिकल रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग पे ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। मतलब यूपी में टूरिज्म पे मेडिकल टूरिज्म वाला पॉइंट इंक्लूड कीजिए, इसमें बताया था मैंने आप लोगों को सारी वाली चीजें। मेडिकल टूरिज्म को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए जिससे कि मेडिकल टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी होंगी तो ही तो मेडिकल टूरिज्म पे भी ज्यादा अच्छा काम हो पाएगा, है ना। क्लस्टर्स बनानी चाहिए फॉर फास्टर क्लिनिकल टेस्टिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, जिससे डेवलपमेंट और इनोवेशन बूस्ट हो, ये आप लिख सकते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एनकरेज कीजिए दैट दे शुड मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, प्राइवेट सेक्टर को एंगेज कीजिए, टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, मेडिकल गैजेट्स, फिर मोबाइल हेल्थ एप्स, वेयरेबल सेंसर्स, ये सारी चीजें आप इस्तेमाल कीजिए, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स, और भी बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको करा चुकी हूं पहले, वो सारे पॉइंट्स देख के अच्छे से लिख के आने आप लोग को। अब आता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 उत्तर प्रदेश। यूपी का रैंक आया 7th इन द कैटेगरी ऑफ 17 मेजर स्टेट्स। जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स था वो रिलीज किया था नीति आयोग के चेयरमैन आपके सुमन बेरी साहब ने, और इसमें 7th आता है यूपी का रैंक। अच्छा, नीति आयोग का 3rd इंडिया इनोवेशन इंडेक्स था, स्टेट्स और यूटीज को कैटेगराइज किया था 17 मेजर स्टेट्स में। ये नॉर्थ ईस्ट वाली अलग 10 स्टेट्स और आपकी मतलब हिल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी स्टेट्स फॉर एन इफेक्टिव कंपैरिजन। अब इसमें क्या कैसी परफॉर्मेंस रही? कर्नाटका का टॉप रैंक आया मेजर स्टेट्स कैटेगरी में, स्कोर था 18.01। फिर तेलंगाना, फिर हरियाणा। देखो हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया इसमें, ज्यादातर साउथ की स्टेट्स का नाम रहता है ना। मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में यूपी का 7th आया पोजीशन, बस यूपी का ही पॉइंट याद रखना और किसी का याद रखने की जरूरत नहीं है। 14.22, वैसे तो रैंक से भी अकेला काम हो जाएगा। उड़ीसा का 16th आया और छत्तीसगढ़ का आया 17th, मतलब लास्ट। मणिपुर ने टॉप किया द कैटेगरी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स विद अ स्कोर ऑफ 19.37 एंड उत्तराखंड रैंक्ड 2nd while Nagaland was at the bottom.
यूटीज और सिटी स्टेट्स कैटेगरी की अगर बात करें तो चंडीगढ़ का टॉप पोजीशन था, वाइल लद्दाख वाज एट द लास्ट प्लेस। फिर अगर हम देखें तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स प्रिपेयर करता है नीति आयोग एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपेटिटिवनेस। इट्स अ मीडियम फॉर द इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज इनोवेशन इकोसिस्टम। कितना बोलते हैं इनोवेशन, ऐसा इनोवेशन पे ध्यान दीजिए, नवाचार होना चाहिए। तो इनोवेशन की अगर हम बात करते हैं तो इनोवेशन वाले सेक्टर में जो है कैसा इकोसिस्टम चल रहा है इंडिया में ओवरऑल, उसके लिए ये काम होता है। ठीक है, इसमें इट प्रोवाइड्स फॉर स्टेट्स एंड यूटीज टू शोकेस देयर इनोवेशन सो दैट देयर इज हेल्दी कंपटीशन अमंग देम। इनोवेशन इंडेक्स हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन द लाइंस ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और प्रीवियस एडिशंस में एनालिसिस होता था 36 इंडिकेटर्स में, लेकिन इस बार 66 इंडिकेटर्स यूज किए गए। ठीक है, पहला और दूसरा कवायद से छोड़ दो, बस ये इंपॉर्टेंट है कि इनोवेशन अगर इंडिया में ढंग से प्लान किया जाए तो कोलैबोरेशन, फैसिलिटेशन और रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन, तीन चीजें, तीन कॉर्नर स्टोन्स पे होना चाहिए। सबसे पहले तो ये अगर एक ट्राइंगल है तो इनोवेशन का ट्राइंगल है, ऐसे बना के आ जाना आप। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं दैट इनोवेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, और इसमें आप लिखेंगे कोलैबोरेशन होना चाहिए। ऐसे जो छोटे छोटे डायग्राम वगैरह बताती हूँ ना, ये ध्यान करके बना के आना, देखना कितने बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। फैसिलिटेशन और रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन, रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन, ये तीन, ये है ट्राइंगल। इनोवेशन इन यूपी शुड बी प्लान्ड अराउंड द ट्राइंगल ऑफ कोलैबोरेशन, फैसिलिटेशन एंड रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको एक वो मिलेगा ना, अच्छे मार्क्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए अच्छे से। तो प्रदेश में क्या है, इनोवेशन के लिए क्या करवाया जा रहा है? ई गवर्नेंस को प्रमोट किया जा रहा है, जैसे ई डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म्स टाइप बहुत इंक्रीज हो गए हैं। स्टडी फेज में है, डिजिटाइजेशन बहुत अच्छे से चल रहा है हर स्फीयर में। एक सिंगल विंडो स्टैब्लिश की गई है फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। आप जानते हैं उद्योग बंधु और निवेश मित्रा, पहले भी पढ़ा चुकी हूं मैं निवेश मित्रा। तो इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज हुई थी स्टार्टअप्स के लिए और बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट से, जिससे जैसे यूपी कॉप करके ऐप डेवलप हुई थी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप का ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन किया जा रहा है बाय प्रोवाइडिंग रोड एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एरिया में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया जा रहा है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स एंड नॉर्म्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज, ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव्स देना, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कोऑपरेशन, ये सारी चीजें लिखो इसमें। ठीक है, इसमें कम दिया हुआ है क्योंकि बहुत बार कराया जा चुका है, पूरा टॉपिक कराया ना, एक पूरा लेक्चर लिया गया है इसके ऊपर, इसलिए यहाँ पे ये मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको सब याद करा रही हूँ। अगर अब आपके हाथ में आपकी कीवर्ड्स वाली डायरी है ना, तो आपका पूरा लेक्चर रिवाइज हो रहा है वो पुराना, अगर आप ऐसा करके चल रहे हैं, रिविजन को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब उत्तर प्रदेश इंक्लूडेड इन स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। उत्तर प्रदेश को इंक्लूड किया गया इन द कैटेगरी ऑफ अचीवर्स, वेरी नाइस, इन द रिपोर्ट रिलेटेड टू स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1, जो कि नीति आयोग ने रिलीज किया था 2022 में। स्टेट का रैंक आया 13th, एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स में स्कोर था 41, और 2 बार आ गया। अच्छा, इसका क्या है, ये क्या ट्रैक करता है? इट ट्रैक्स द एफर्ट्स मेड बाय स्टेट्स एंड यूटीज इन क्लाइमेट एंड एनर्जी सेक्टर। कौन से पैरामीटर्स पे? 6 पैरामीटर्स देखते हैं। देखो, एक तो डिस्कॉम्स की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, स्ट्रेस्ड है ना डिस्कॉम्स, तो उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड क्या काम किए जा रहे हैं, क्या नहीं किए जा रहे। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को देखा जा रहा है, नहीं देखा जा रहा। क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स किस हिसाब से लिए जा रहे हैं, कितने लिए जा रहे हैं। न्यू इनिशिएटिव्स एंड आउटरीच, अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं है। अब हमने सोलर वाले में, रिन्यूएबल एनर्जी में देखा था ना कि सब कुछ बहुत ज्यादा अफोर्डेबल नहीं है कई बार, लेकिन अब उसको अफोर्डेबल बनाया जा रहा है। और क्रेडिबिलिटी क्या है, इज इट क्रेडिबल और नॉट। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें स्कोर्स क्या क्या आए यूपी के, ये देख लीजिए आप। डिस्कॉम्स में आया 59.9, एनर्जी एफिशिएंसी में 42, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी में 37.8, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में 30.9, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव में 12.6, न्यू इनिशिएटिव्स में 12.4। कहीं पे एनवायरमेंट इकोलॉजी का आंसर भी लिखना है अगर, तो इन पैरामीटर्स को आप देख सकते हो। ये ऐसे कैसे
कौन सी चीज और कहाँ यूज हो सकती है, मैं इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे भी आप कई चीजें और जगह पे इस्तेमाल करके लिख सकते हो। क्लियर? चलो, फिर है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया नीति आयोग ने, जिसमें उत्तर प्रदेश का क्या रैंक आया? 3rd इन टर्म्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। 37.79% पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की गरीब है, जो कि हाईएस्ट है कंट्री में आफ्टर बिहार एंड झारखंड। ये मैं और भी कई लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। उत्तर प्रदेश 44.47% पॉपुलेशन इज माल नरिश्ड, वीक है, खाने को नहीं मिलता है प्रॉपर। सिक्किम लीस्ट माल नरिश्ड स्टेट है कंट्री का। उत्तर प्रदेश में भी बात करूं अगर, तो श्रावस्ती पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। श्रावस्ती की 74.38% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है। बताइए आप। बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी और गोंडा जो हैं, दे आर द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। आप ये देख सकते हैं, मतलब ये इसके बाद पॉइंट्स देख लीजिए इनके, परसेंट सॉरी। लखनऊ लीस्ट पुअर है, कैपिटल है शायद इसलिए बच रहा है, with only 12.16% of its population being multi-dimensionally poor। और लीस्ट पुअर डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं? एक तो लखनऊ गया पहले पे, फिर आपका कानपुर नगर है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, झांसी है, ये सारे हैं कुछ लीस्ट पुअर डिस्ट्रिक्ट्स। और उत्तर प्रदेश के कितने आए, क्या बोलते हैं, पॉइंट्स कितने हैं? 0.18। सोचिए आप, एक भी नहीं आया। रूरल एमपीआई आया 0.21 और अर्बन आया आपका 0.085। सोचिए क्या हालत है यहाँ पे गरीबी की। ठीक है ना? सिचुएशन क्या है उत्तर प्रदेश की? ओवरऑल न्यूट्रिशन स्टेटस बहुत ही पुअर है। हम यहाँ पे गरीबी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जब फूड सिक्योरिटी भी पढ़ते हैं तो हम क्वालिटी फूड की बात करते हैं, हम न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स की भी बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन पूरा मिल रहा है। सिचुएशन अच्छी नहीं है इन चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, ज्यादा डेथ्स होती हैं इसका मतलब। पुअर मैटरनल हेल्थ एंड मोर्टेलिटी रेट्स। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम्स भी चला रही है, न्यूट्रिशन स्कीम, जैसे पोषण माह चलता है एक, फ्रॉम आंगनवाड़ी सेंटर्स फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। स्टेट गवर्नमेंट के कुछ एडिशनल इनिशिएटिव्स भी हैं, सहयोग करके, बाल पिटारा, ये एप्स बनाई गई हैं जो कि चाइल्ड न्यूट्रिशन पे प्रॉपर फोकस रखती हैं। देन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी दिया जा रहा है टू माल नरिश्ड चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट और एडोलेसेंट गर्ल्स। ऐसा नहीं ना सिर्फ चिल्ड्रन है, प्रेग्नेंट लेडीज भी बहुत ही माल नरिश्ड हैं, उतना उनका वेट नहीं इंक्रीज होता जितना होना चाहिए। ऑफ 7 months to 6 years। अंडर द एडोलेसेंट हेल्थ इम्यूनाइजेशन वैक्सीन दी जाती हैं टू 1 year old चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट women। To ensure financial inclusion, zero balance accounts of around 7.93 crore individuals अगस्त 2022 तक यूपी में खोले गए अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। मतलब जीरो बैलेंस पे भी आप अकाउंट खोल लो, जिससे फिर वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और उस सब का लाभ उठा सके। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन जो है अभी आप जानते हैं दिया जा रहा है हर विलेज पंचायत को। एक्सेस टू टॉयलेट्स टू एवरी इंडिविजुअल हैज बीन इंश्योर्ड अंडर सेंटर्स स्वच्छ भारत मिशन। फिर पावर सप्लाई अफोर्डेबल रेट्स पे सबको मिले, ये इंश्योर किया जा रहा है। एफर्ट्स टू प्रिवेंट नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स इन स्कूल्स। ऑपरेशन ऑफ मिड डे मील स्कीम या फिर पीएम पोषण स्कीम, ये किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री यूनिफॉर्म एंड बुक्स इन प्राइमरी स्कूल्स। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू फिक्स द डिक्लाइनिंग स्टूडेंट टीचर रेशियो। हमने ये सब कुछ पहले वाले लेक्चर्स में अच्छे से देख लिया है, कुछ ही पॉइंट्स यहाँ पे कराए जा रहे हैं। तो पुराना अगर रिवाइज कर रहे हैं आप, तो ये सारी चीजें फिर आपकी वैल्यू ऐड करती जाएंगी वहां पर। पुराना नहीं कोई रिवाइज कर रहा है तो फिर कुछ नहीं हो सकता उसका। ठीक है, फिर तो आप कितना आगे पढ़ते चले जाएं उतना आप फिर पीछे उन चीजों में जाते चले जाएंगे, उतना फिर कॉन्सेप्ट आपको बनाने में समस्या होगी। ये सारी चीजें और भी प्रोग्राम्स वगैरह आप लिख सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, अब एसडीजी इंडिया इंडेक्स बाय नीति आयोग। एक तो एसडीजी गोल सारे याद होने चाहिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सर ने ट्रिक भी बना रखी है, देख लो एक आध वीडियो, मेंस में बहुत काम आती हैं चीजें। प्रीलिम्स में तो कैसे करके कुछ तुक्का वक्का भी होता है चांस, इसमें तो कैसे क्या लिखोगे बताओ? 17 अपने आप से तो गोल्स बना के नहीं लिखोगे, वही लिखने पड़ेंगे जो हैं। तो इन सब चीजों पे प्लीज ध्यान दे लो, मैं बार बार कह रही हूँ ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एसडीजी इंडिया इंडेक्स देख लो नीति आयोग का। नीति आयोग रिलीज्ड द 3rd edition ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स इन 2021। नीति आयोग विद यूनाइटेड नेशंस मिलके ये कोलैबोरेशन में प्रिपेयर किया जाता है इंडेक्स। पहला इंडेक्स आया 2018 में
और यहाँ पे इस इंडेक्स से क्या प्रोग्रेस की जाती है, क्या एस्टिमेट बनाया जाता है। नीति आयोग डॉक्यूमेंट्स एंड रैंक्स द प्रोग्रेस मेड बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कि उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए हर पर्टिकुलर सेक्टर में, हर चीज से रिलेटेड गोल्स हैं, क्या एफर्ट्स करे क्या नहीं। Then SDG index has become the primary tool for monitoring the country's progress. It has promoted competition among states and union territories. Healthy competition. Competition से फिर ऐसा होता है ना, हर कोई healthy practices जो है वो adopt करने की कोशिश करता है. And the index represents the comprehensiveness of the global goals under the 2030 agenda. पता है ना क्या है 2030 agenda? ये सारी चीजें पता होनी चाहिए अब तक। अब वो स्टेज नहीं चल रही है जहां पे आपको बिल्कुल बेसिक नहीं पता है तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा काम। सारी चीजें फटाफट रिवाइज करो। मेरा पहला लेक्चर उठा के देख लो GS5 का, मैंने उसमें बताया होगा कि अपने नोट्स प्रिपेयर करो छोटे छोटे, ठीक है। अब यूपी का क्या परफॉर्मेंस है, 3rd एडिशन था इंडेक्स का, मतलब टाइम हो गया है इंडेक्स को आते हुए, तो रैंक नहीं इतना अच्छा आया। स्टेट ने ऑब्टेन किया स्कोर ऑफ 60 पॉइंट्स इन द SDG इंडेक्स, while the average SDG score of the countries in 2021 was 66. उत्तर प्रदेश को रखा गया in the category performer, ठीक ठाक कैटेगरी में रखा गया। Though the state of UP lags behind in achieving the SDG targets, लेकिन efforts किए जा रहे हैं to achieve these targets. And the state of UP has shown maximum improvement towards SDG targets due to its corrective actions. तो अगर आप actions corrective ले लेते हैं, अगर आपने अभी नहीं बनाई है मान लीजिए डायरी, तो आप अब बना लीजिए, छुट्टी, काम खत्म। उसमें लिखते रहिए तो आपने अपने गोल की तरफ, अपने एग्जाम की तरफ एक करेक्टिव एक्शन ले लिया, ठीक है, बढ़िया। अब स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स नीति आयोग का। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जो है, इट हैज बीन डेवलप्ड टू वैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज इन द स्कूल एजुकेशन सेक्टर। ये पर्टिकुलर स्कूल एजुकेशन पे फोकस करता है। इंडेक्स एम्स टू फोकस ऑन एजुकेशन पॉलिसी क्या है, बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू स्टेट्स एंड यूटीज to identify their strengths and weaknesses and make necessary curriculum reforms and policy interventions. अब परफॉर्मेंस क्या रहा, केरला has been ranked first, साउथ ही करता है इसमें, मतलब गजब का परफॉर्मेंस in the overall performance on the quality of school education among the 20 large states. यूपी stood last, बताइए। हालांकि यूपी का इंप्रूव हुआ है in the annual sequential performance between 15-16 बेस ईयर to 16-17, और 3rd आया है इस कैटेगरी में लार्ज स्टेट्स में। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, दैट द स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स इट एम्स टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स दैट विल improve द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। यही तो फाउंडेशन है, स्कूल एजुकेशन तो सारी फाउंडेशन होता है। द इंडेक्स विल फोकस ऑन एनहांसिंग एजुकेशन आउटकम्स बाय इम्प्रूविंग लर्निंग लेवल्स, एक्सेस, इक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस प्रोसेसेस। The index provides a regular and transparent review of the status of the quality of school education across states and UTs. Developed through a collaborative process involving key stakeholders such as the Ministry of Education, the World Bank and sector experts, the index consists of 30 key indicators that measure the delivery of quality education. Index कैसे useful है states के लिए? एक तो बात ये है कि इंडेक्स जो है हाईलाइट करता है कि स्कूल एजुकेशन है, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसका मतलब स्टेट्स का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है स्कूल एजुकेशन में एज सेंटर। इंडेक्स रिप्रेजेंट्स अ रेगुलर एंड ट्रांसपेरेंट रिव्यू ऑफ द स्टेटस ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। द इंडेक्स एनकरेजेस स्टेट्स टू इंप्रूव बाय शोइंग प्रोग्रेस मेड इन वेरियस एस्पेक्ट्स। To promote the spirit of competition and cooperative federalism, Niti Aayog will endeavor to facilitate sharing of knowledge and best practices across states and UTs through the index. इन indexes का यही तो फायदा है ना, कि क्या best practices किसी और स्टेट में चल रही हैं तो वो आप अप्लाई करने की कोशिश कीजिए अपने भी स्टेट में। जितना ज्यादा नॉलेज का, टेक्नोलॉजी का शेयरिंग बढ़ेगी, उतनी ज्यादा अच्छा इंप्लीमेंटेशन आएगा, उतने ज्यादा आउटकम्स अच्छे आएंगे। बेसिक एजेंडा यही है। तो ये कुछ डेवलपमेंटल इंडेसेस थे जिनमें आपने यूपी की रैंक देखी, इनको आप अलग से प्रिपेयर कीजिए। आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में टॉपिक है तो हमने आपको पूरा करा दिया, इसको आप कहीं और इस्तेमाल कीजिए, ऐसे में इस्तेमाल कीजिए, दैट इज अप टू यू। और अलग से भी क्वेश्चन आ ही सकता है इसमें, कोई वो तो है नहीं बड़ी बात, ठीक है। तो ये रहा छोटा सा लेक्चर हमारा, ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब रिवाइज कीजिए, पढ़िए बढ़िया से, और हंसते मुस्कुराते हुए अपना पेपर क्रैक करके आइएगा, ठीक है। और किसी भी पेड ग्रुप के लिए, पीडीएफ्स के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स करते रहिए,
जिससे कि हमें भी पता चले कि आपको कैसा लग रहे हैं लेक्चर्स या फिर आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।